नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार सभी आप लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हमारे बीए फाइनल की क्लासें चल रही थी, महा मैराथन क्लासें, जिसके अंदर हमने अपनी जो पेपर फर्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अंदर 3 इकाइयों का अध्ययन कर लिया है। आप पिछले वीडियो के ऊपर आप सब लोगों का स्नेह बहुत ही अच्छा मिल रहा है, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो आपके द्वारा इस मिले हुए प्रेम को जो मैं अपना मोटिवेशन मानते हुए उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और क्रमशः इकाई 4 जिसके अंदर अमेरिका, भारत एवं चीन, इन 3 देशों की विदेश नीति एवं अमेरिका, चाइना के भारत के साथ में किस प्रकार के रिलेशन है, पाकिस्तान, इन 3 देशों के भारत के साथ में कैसे रिलेशन है, इनके बारे में बात करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और सीधी शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। बीए फाइनल आज की जो हमारी क्लास है, बीए फाइनल के बच्चों के साथ साथ में आरएस की तैयारी करने वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले, पॉलिटिकल साइंस से नेट की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले और भी किसी भी स्टेट की कोई भी ये जो परीक्षाएं होती हैं, राजनीति विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा इकाई 4 बीए फाइनल का सिलेबस रहेगा वो रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। ये जो क्लासें हैं इनमें से हर एक इकाई से 2-2, 3-3 प्रश्न आपको 101% परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और पाकिस्तान के साथ में भारत के किस प्रकार के रिलेशन है, किस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के साथ में भारत ने लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से भारत के द्वारा परमाणु बमों का जब परीक्षण किया गया तो अमेरिका और चीन के द्वारा उसको रोकने की नाकाम कोशिश की गई। इन सब बातों के ऊपर आज हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति। आज विश्व के किसी भी देश के लिए या किसी भी राजनीति विज्ञान के विद्वान के लिए जो सबसे पेचीदा विषय है ना, वो है अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका की विदेश नीति को अभी तक अच्छे से कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया है। अमेरिका आगे क्या करने वाले हैं, उस चीज को कभी भी कोई नहीं समझ पाया है। हम अगर प्रेजेंट में आज के समय में विश्व की बात करते हैं तो चाहे चीन और ताइवान का विवाद हो, रूस या यूक्रेन का विवाद हो, रेड सी का विवाद हो, भारत पाकिस्तान विवाद हो या फिर कोरिया विवाद हो, जितने भी, या फिर अभी ये प्रेजेंट में चल रहा हमास और इजराइल के बीच का विवाद हो, विश्व के अंदर कोई भी मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी मुद्दा हो, कोई देश अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, कोई देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, कोई देश परमाणु शक्ति प्राप्त कर रहा है, हर एक मैटर के अंदर, हर एक विषय के अंदर आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका का हस्तक्षेप, अमेरिका के द्वारा अपन कहते हैं कि अंगुली करना, वो बातें आपको दिखाई देगी। तो आखिर में ये है क्या? तो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व के अंदर 2 महाशक्तियां उभर करके सामने आई थी, सोवियत संघ रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। मगर 91 के अंदर जब सोवियत संघ रूस का पतन हो गया, तब दुनिया के अंदर एकमात्र महाशक्ति बची, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। आज हम अमेरिका की तुलना अगर विश्व के अन्य देशों के साथ में करें तो चाहे आर्थिक मामले हो, चाहे सेना के ऊपर खर्च किया जाने वाला बजट हो या उसकी विदेश नीति हो, अमेरिका की तुलना में बाकी जो देश हैं वो कई गुना पीछे हैं। इसलिए जो अमेरिका की जो विदेश नीति है ना, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका का जो झुकाव किस प्रकार से है, किस देश की तरफ है, इन सब चीजों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व का कोई भी संगठन हो या विश्व का कोई भी चाइना और रूस के जैसी बड़ी महाशक्ति हो या छोटे से छोटा नेपाल एवं भूटान के जैसा देश हो, सारे देशों की उसके ऊपर नजर रहती है। तो अमेरिका की विदेश नीति जो है वो एकदम पेचीदा विषय है। कुल मिला के हम यही कहते हैं कि अमेरिका जो है ना, किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। अमेरिका यही चाहता है कि हर देश की विदेश नीति जो है वो उसके अनुसार तय हो, क्योंकि इराक और ईरान का मामला हो, अफगानिस्तान के अंदर मामला हो, कई देशों के अंदर अमेरिका ने इस प्रकार से हस्तक्षेप किया है कि अमेरिका का जो एक चेहरा है वो हर एक देश के लिए
जो है शक का विषय बन गया है। तो अमेरिका की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो इंग्लैंड, फ्रांस, खास करके रूस और अमेरिका ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साथ में मिलकर के दूरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मगर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका की विदेश नीति में एक जो है अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव आ गया। मतलब कि पूरे विश्व की जो विदेश नीति है, पूरे विश्व की जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उनके अंदर बदलाव आ गया। विश्व के अंदर दो खेमे तैयार हो गए, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में। और तीसरा विश्व युद्ध की विभीषिका और शीत युद्ध जो था विश्व के अंदर शुरू हो गया था। उसी अमेरिका के उसी दौरान जो है उसकी जो विदेश नीति थी, उसके अंदर सबसे पहली जो नीति थी वो थी साम्यवाद के परिरोधन की नीति। अमेरिका के बहुत सारे विद्वानों ने ये बात कही है कि अमेरिका किसी एक सोवियत संघ रूस के साथ में शीत युद्ध नहीं कर रहा है, उसके साथ में नहीं लड़ रहा है, उसके साथ में कंपटीशन नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो लड़ाई है शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे विद्वानों ने ये बात बताई थी, ये जो लड़ाई है ये साम्यवाद के खिलाफ लड़ाई है। साम्यवाद क्या होता है? तो साम्यवाद क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा जिसके अंदर सरकार के जो सभी संसाधन होते हैं उनके ऊपर मजदूरों का शासन होता है और उस राज्य के अंदर मजदूरों एवं किसानों के मध्य बहुत ही अच्छे रिलेशन होते हैं, वो साम्यवादी व्यवस्था होती है। इनके विपरीत यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर और अमेरिका के अंदर जो नीति थी, जो था वो था पूंजीवाद, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि प्राइवेटेशन, ठेकेदारी प्रथा, इसके ऊपर बल दिया जाता था। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पानी का विभाग हो, टेलीफोन, रेलवे, सब चीज़ों को क्या करते हैं, किसी न किसी कंपनी को दे देते हैं और वो कंपनी अपने हिसाब से काम चलाती है। एवं एक तरफ चाइना एवं रूस जैसे जो देश हैं उसके अंदर साम्यवादी व्यवस्था है। सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो सरकार के अधीन होता है और सरकार के जो आम जनता होती है वो एक नौकरशाही के रूप में सरकार के साथ में मिलकर के काम करते हैं और उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अमेरिका ने जो है साम्यवाद के परिरोधन की नीति अपनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने साम्यवादी विचारधारा का बड़े रूप में विरोध किया था। दूसरी जो अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है वो है द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं सैनिक संधियों की नीति। जब सैनिक संधियों की बात आती है तो हम बात सीधे हमारे दिमाग में नाम आ जाता है नाटो। नाटो क्या है? आज विश्व की सबसे जो शक्तिशाली आर्मी है वो किसकी है? अमेरिका की नहीं है, नाटो की है। सीटो और सेंटो जैसे जो सैन्य संगठन है वो क्या है? वो सब अमेरिका की उपज है, अमेरिका की देन है। ये सब अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। अमेरिका ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हर एक देश को अपने साथ में सैन्य संधियों के द्वारा जोड़ के रखा है, जिसके अंदर क्या होता है कि सबकी सुरक्षा को लेकर के साथ में चलते हैं। अभी विश्व के अंदर जो भयानक युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन विवाद, उसका भी जो मेन कारण है वो क्या है? यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की कोशिश करना। क्योंकि पहले यूक्रेन क्या था? सोवियत संघ रूस का सोवियत यूनियन का सदस्य था, मगर जब यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए तब रूस को लगा कि अपने पड़ोस में, अपने जो है कुछ ही दूरी के ऊपर जो एक अमेरिका का सैन्य अड्डा स्थापित हो जाएगा, तब जाकर के रूस को मजबूर होकर के किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो नाटो, अमेरिका ने हर एक किसी छोटे बड़े देश के साथ में द्विपक्षीय समझौते कर रखे हैं और हथियारों का लेन देन का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो और सैन्य संधियों करने के ऊपर उन्होंने क्या किया है? ध्यान दिया है। इस प्रकार की नीति रखी है। और बीच में तो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उन्होंने समस्या क्रिएट कर ली थी जब सीटो और सेंटो की सदस्यता पाकिस्तान को दे दी थी उन्होंने। तो नाटो, सीटो, सेंटो, इस प्रकार के जो भी सदस्य संगठन होते हैं उनके द्वारा अमेरिका ने जो है विभिन्न देशों के साथ में द्विपक्षीय समझौते एवं सैन्य संधियां करने की विदेश नीति पे बल दिया है। हम जो है ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि
परीक्षा के अंदर किस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सके उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तीसरी अमेरिका की विदेश नीति की जो विशेषता है वो है विभिन्न सहायता समूह। अमेरिका आज भी क्या करता है, मानवाधिकारों के नाम पर, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, युद्ध से होने वाली हानि से बचाव के लिए, कुपोषण के नाम पर विभिन्न सहायता समूह चलाता है। और ये जो सहायता कार्यक्रम होते हैं ये छोटे बड़े जो गरीब देश होते हैं उन देशों के अंदर जा करके काम करते हैं। यूनिसेफ की मदद से भी ये कार्य करता है और अपने पर्सनली एनजीओ के माध्यम से भी ये कार्य कर रहा है। तो अमेरिका की विदेश नीति की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि अमेरिका सामाजिक एवं आर्थिक, वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं, बालक, कुपोषण, पर्यावरण प्रदूषण, इन विभिन्न बातों के ऊपर, इन विभिन्न चीजों के ऊपर, यानी कि जो अभावग्रस्त क्षेत्र है उनको सहायता देने के कार्यक्रम चला रहा है और एक प्रकार से मानवता का और ये अच्छा कार्य अमेरिका कर रहा है। ये इसकी विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है, जिससे क्या होता है कि बाकी देश जो है उनके प्रति झुके हुए भी रहते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। मानवाधिकारों का समर्थन, अमेरिका ने जो है मानवाधिकारों का सदा से समर्थन किया है। मानवाधिकार कैसे होते, क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। किसी व्यक्ति को आप सांस लेने से नहीं रोक सकते, खाना खाने से, कपड़ा पहनने से, विवाह करने से या अपने पसंद का व्यवसाय चुनने से। ये इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, इस प्रकार की जो बातें होती है वो मानवाधिकारों के अंदर आती हैं। तो अमेरिका जो है मानवाधिकारों का सदा से समर्थक देश रहा है। उसने विश्व अपने देश के अंदर भी लोगों के मानवाधिकारों की सदा से सुरक्षा की है एवं विश्व के किसी भी देश के अंदर जब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बिरादरी का हो, जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जहाँ पे मानवाधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर अमेरिका बीच में आ जाता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। मगर विडंबना ये रहती है कि कभी कभी इन मानवाधिकारों के नाम पर अमेरिका विभिन्न छोटे छोटे देशों की जो आंतरिक स्थिति होती है, उनमें उसकी विदेश नीति होती है, उसके ऊपर अंदर भी क्या कर लेता है, हस्तक्षेप कर लेता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। विश्व के अंदर हम बात करते हैं ना, तो 19वीं और 20वीं सदी के लगभग विश्व के सब देशों के अंदर राजतंत्र था। सब अधिकांश देशों के अंदर तो ये कहते हैं ना निरंकुश राजतंत्र था, जहां पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की जो शक्तियां हैं एक ही संगठन के पास में, एक ही संस्था के पास में या एक ही व्यक्ति के पास में रहती थी। एवं जो शासक बनता था, जो राजा बनता था, वो ये कहते हैं ना अनुवांशिक वंशवाद की तरह, राजा का बेटा राजा, शासक का बेटा शासक, इस प्रकार से ये प्रथा चल रही थी। तो अमेरिका ने इसको तोड़ने की कोशिश की। अमेरिका का मानना है कि जो शासक का चुनाव है वो करना जनता का कार्य है, जनता खुद अपने शासक का चुनाव करेगी एवं शासन व्यवस्था को जनता खुद संभालेगी। ये डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र बहाली के नाम पर जिन आज भी हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर या फिर ये जो अपने एक गल्फ स्टेट है, इनके अंदर जिन जिन देशों के अंदर राजतंत्र है उन देशों के ऊपर अमेरिका क्या करता है कि भाई आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, विश्व के अंदर लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, हर देश के अंदर वहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों को अपना शासक चुनने का और उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। इन बातों के नाम पर क्या है, इन बातों पे बल देता है और कभी कभार इन बातों का गलत फायदा उठा करके उन देशों के अंदर क्या कर लेता है, सैन्य कार्रवाई कर लेता है, उन देशों की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप कर लेता है। इराक के अंदर अमेरिका के द्वारा किया हुआ हस्तक्षेप इसी का एक उदाहरण था, जब उन्होंने सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका और वहाँ पर जो है अपनी कठपुतली सरकार बना दी, वहाँ पे अपनी सेना को स्थापित कर लिया। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिन्होंने लंबे समय तक उपनिवेशवाद का दंश झेला था, जिन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो किसी न किसी रूप में खाद्य पदार्थों के लिए हो या तकनीकी के लिए हो या ऊर्जा के संसाधनों के लिए हो, किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर रहते थे। ऐसे देशों के ऊपर अमेरिका क्या करता है, दबाव बनाता है और दबाव बना करके उनके ऊपर दबाव बनाए रखता है। मैंने आपको ये 3 चीजें बताई थी, जब मैंने सतह की क्लास ली थी उस समय बताई थी 3 चीजें
कि सत्ता के लिए जो संघर्ष बढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि दबाव बनाए रहना चाहिए, और दबाव बना रहे इसके लिए कई बार वो क्या करता है कि विभिन्न देशों के ऊपर गलत कार्रवाई भी कर लेता है। तो जो भी विकासशील देश होते हैं उनको छोटी बड़ी आवश्यकता होती है अपने राज्य को चलाने के लिए, तो वो उनको सहायता तो देता है मगर बदले में उनके ऊपर दबाव बनाए रखता है, उनकी विदेश नीति के अंदर हस्तक्षेप भी कर लेता है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश नीति की जो विशेषता है वो है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती दिलचस्पी। एशिया का जो प्रशांत महासागर से संबंधित जो क्षेत्र है उसके ऊपर जो है अमेरिका की दिलचस्पी क्या कर रही है, बढ़ रही है, और लगातार वो उस जो है क्षेत्र के अंदर, समुद्री क्षेत्र के अंदर अपना जो है डेरा जमा रहे हैं और उसके अंदर अपनी मिसाइलें और अपने जो घातक जल सेना है, ठीक है ना, उनको नेवी को स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा आतंकवाद विरोध की नीति, जिस दिन से ओसामा बिन लादेन ने 9/11 वाली घटना घटी थी, अमेरिका के ऊपर जब आतंकवादियों ने हमला किया था, उस दिन के बाद में अमेरिका आतंकवाद का पुरजोर विरोध करता है, और इस मामले में भारत और अमेरिका सहयोगी भी है, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान के द्वारा होने वाले रोज की सीज फायर एवं कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद से परेशान है, और अमेरिका भी इस दंश को झेल चुका है। अतः क्या है, अमेरिका आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है और अन्य देशों को भी उसको जो है आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आतंकवाद के विरोध करना अमेरिका की एक विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू है। हर रूप में अमेरिका आतंकवाद का विरोध करता है, और 9/11 की घटना के बाद में ओसामा बिन लादेन के बाद में के द्वारा इसके ऊपर हमला करने के बाद में ये नीति और भी बल पकड़ लिया है इसने, इसका जो है ये अपने अच्छे से कार्य कर रहा है। आश्रित तथा उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति, अमेरिका क्या कर रहा है, अपने आश्रित उपग्रही और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर रहा है। जो भी विश्व के अंदर विकासशील देश होते हैं, जो छोटे देश होते हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, उनको क्या करते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा आश्रित बना देते हैं, उस देश के अंदर डेवलपमेंट होने ही नहीं देते हैं, उस देश को आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देते, बल्कि उनकी आर्थिक सामाजिक जो भी संसाधन चीज़ें चाहिए वो सारे उनको दे देते, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान होती है वो सहायता। क्योंकि अगर कुछ लोगों को अमेरिका सहायता दे देगा ना, कुछ छोटे बड़े देशों को, उससे अमेरिका के धन की के अंदर अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। अमेरिका के पास पहले से इतने संसाधन एवं इतनी आर्थिक प्रगति उसने कर ली है कि कई छोटे छोटे देशों को वो क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो अमेरिका अपने जो आर्थिक संसाधन है, जो अपनी तकनीकी है, उसका प्रलोभन दे करके जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपना उपग्रह और आश्रित देश बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के प्रति बढ़ता भारत के प्रति बढ़ता सहयोग। आप सब लोगों को पता है कि भारत के अंदर अमेरिका को शक की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की जो आम जनता है वो भी अमेरिका को कभी भी भारत की जो आम जनता है ना, वो भी क्या करती है, अमेरिका को शक की दृष्टि से देखती है। भारत एवं अमेरिका के बीच में लंबे समय से मधुर रिश्ते ये तो कभी चले ही नहीं। क्यों नहीं चले, इसकी मेन वजह है पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत का अच्छे से फेवर नहीं किया, सुरक्षा परिषद में भी फेवर नहीं किया, एवं पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी अमेरिका ने दबाव नहीं बनाया। एवं 1971 के युद्ध में और कई प्रकार के पाकिस्तान को हथियार देना, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को सहयोग देना, F-60 जैसे घातक विमान पाकिस्तान को देना, ये कई कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के बीच में जो है सहयोग नहीं बढ़ पाया। मगर मोदी जी की सरकार बनने के बाद में, बराक ओबामा के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, और अभी जो है जो बाइडेन के साथ में, हमारे मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। एवं भारत, जब मोदी जी वहाँ पे जाते हैं तो बड़े लेवल पे उनका सत्कार किया जाता है, बड़ी भीड़ उनको सुनने के लिए आती है। और बीच में डोनाल्ड ट्रंप को भी जब लेकर के मोदी जी अहमदाबाद गए थे तो एक
लाख से अधिक लोग उनको सुनने के लिए आए थे और इस बात की उन्होंने अमेरिका के अंदर जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो वर्तमान के अंदर रक्षा खरीद का मामला हो या आतंकवाद का मामला हो, विभिन्न मामलों के ऊपर क्या कर रहा है, अमेरिका और भारत के बीच में सहयोग बढ़ रहा है। चीन के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। शुरुआत के अंदर चाइना एवं अमेरिका के मध्य बहुत ही अच्छे संबंध थे, मगर वापस संबंधों में जो है कुछ कटास आई और वापस जो है संबंध मधुर हुए। इस प्रकार से चाइना और अमेरिका इनके बीच में जो है संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। मगर वर्तमान में क्या है, चाइना ने अपनी आर्थिक ग्रोथ है वो बहुत तेजी से की है, आर्थिक रूप से बड़े तेज तरीके से उन्होंने प्रगति की है। चाइना ने भी अपनी तकनीकी जो है वो विकसित की है। चाइना भी आज विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और कोई और महाशक्ति के रूप में उभरे, ये बात अमेरिका कभी भी हजम नहीं कर सकता। इस वजह से अब अमेरिका एवं चाइना के मध्य संबंधों में थोड़ी खटास आ रही है। और अभी 2 दिन पहले ही जो है वहाँ पे कुछ धमाके वगैरह हुए थे अमेरिका के अंदर, जिसको वो पुल को उड़ा दिया था 2 दिन पहले, उसके लिए भी चाइना के लोगों का प्रवेश अमेरिका के अंदर जो उन्होंने निषेध कर दिया था, वो भी उनके लिए भी चाइना को सबकी नज़र से देख रहे थे। तो एक विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या विशेषता थी, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। अब हम बात करते हैं चीन की विदेश नीति के विशेषताएं। देखो, चीन की जो विदेश नीति है, पहले चीन की विदेश नीति एक शांति प्रिय और सहिष्णु देश था, मगर वर्तमान के अंदर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चीन की जो विदेश नीति है उसके अंदर आक्रामकता बढ़ गई है। हम देखते हैं कि उस चीन के 16 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में उनका सीमा विवाद चल रहा है। चीन के सारे पड़ोसी देशों के साथ में विभिन्न सीमाओं को लेकर के क्या कर रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। हजारों स्क्वायर फुट जमीन जो है विभिन्न देशों की, उनके ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाहे वो ताइवान का मामला हो, चाहे वो ये इसका अपने तिब्बत का मामला हो, या फिर भारत के अंदर अक्साई चीन और नेफ्या का मामला हो। ये तो एक छोटे से उदाहरण है, ऐसे तो सैकड़ों देश, ऐसे तो बहुत सारे देश है और सैकड़ों वर्ग मील जमीन है जिनके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है और उसको अपनी बता रहा है। तो चीन की जो विदेश नीति है वर्तमान के अंदर वो आक्रामकता की नीति है। चाइना आज भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना है और सस्ता सामान को पैदा करके, सस्ता माल पैदा करके विश्व के अंदर अपनी एक आर्थिक रूप से भी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की विदेश नीति जो है उनके ऊपर थोड़े कुछ जो है हम बातें कर रहे हैं। एक तो है नीतिगत स्थायित्व एवं एकता का अभाव। चीन की जो नीतियां होती है ना वो स्थायी नहीं होती हैं और चीन की नीतियों के अंदर एक कहते हैं ना कि भाई स्थायित्व का अभाव रहता है, एकता का भी अभाव देखा जाता है। चीन की विदेश नीति बड़ी स्वार्थी विदेश नीति है, वो अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। आज उन्होंने कोई एक डिप्लोमेसी बनाई, एक नीति तय की और कुछ दिनों में जब वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है तो वो जल्दी से उस नीति को क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। यही नीति उनकी पड़ोसी देशों के साथ में रहती है। आज भारत और चाइना के मध्य अच्छे रिश्ते हैं और 10 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसे मामले होंगे जिससे भारत और चाइना के मामलों में क्या आ जाएगी, खटास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चीन की जो नीति है वो आक्रामकता की, साम्राज्यवाद की और बड़ी स्वार्थी नीति है, लालची नीति है। इस वजह से उनके अंदर एकता और स्थायित्व नहीं होता। एक राष्ट्र की नीति, चाइना जो है वो ये मानता है कि चाइना एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र की नीति से यही तात्पर्य है कि विश्व के जो विभिन्न भाग हैं, उनके जो पड़ोसी देशों के क्षेत्र हैं, वो उनको अपना मानता है। चाइना का मानना है कि किसी समय के अंदर वो सारे के सारे उनका हिस्सा हुआ करते थे और वो सारे का सारा एक राष्ट्र था। जैसे हम कह सकते हैं ना कि भाई बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे के सारे एक समय में अखंड भारत, हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसी प्रकार से चाइना कहता है एक राष्ट्र की नीति। मगर हम तो सिर्फ क्या करते हैं, अखंड भारत, इनको कागजों में और सोशल मीडिया के अंदर इनका
राग जापते हैं, मगर चाइना इसके ऊपर कार्रवाई कर लेता है। उसको लगता है कि ये जमीन किसी समय हमारी थी तो उसके ऊपर कर लो आक्रमण। उसके अंदर सेना की घुसपैठ करनी शुरू कर देते हैं, उनके अंदर उन क्षेत्रों को अस्थिर बना देते हैं कि वहाँ पे न तो कोई आर्थिक संसाधन कार्य कर पाते हैं, न वहाँ पे जो है वहाँ की जनता अच्छे से रह सकती है। तो एक राष्ट्र की नीति, छारा और छड़ी की नीति। छारा और छड़ी की नीति का मतलब ये होता है, जैसे आपने किसी पशु को पहले तो छारा खिलाया, फिर उसको छड़ी से पीटा। तो अमेरिका, चाइना की विदेश नीति यही है। पहले तो क्या करेगा, किसी देश को प्रलोभन देगा, उसको आर्थिक सहायता देगा, उसके बाद में उससे अपनी जो है स्वार्थी और अपनी जो लालची नीति है उसके अनुसार उनका शोषण करेगा और उस देश को बिल्कुल दिवालिया बना देगा, उनको कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए मजबूर कर देगा। और यही नीति उसके साथ में इसी का शिकार बना है श्रीलंका, जिसके ये हम्बन पोर्ट बंदरगाह वगैरह जो है उन्होंने उनसे छीन लिए। ये इसी नीति का शिकार बना है पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को सहयोग दिए, पहले तो छारा डाला और उसके बाद में उस देश का क्या कर लिया, शोषण कर लिया। उसके जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन थे या फिर उसके जो संसाधन थे, उस देश की जो तकनीकी, उस देश का जो व्यापार, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, उस देश के स्थानीय व्यापार को बर्बाद कर देते हैं और अपने सस्ते उत्पादनों को वहां पर बेच करके उस देशों से बड़ी मात्रा में पैसा कमा करके अपने देश में ले जाते हैं। तो छारा और छड़ी की नीति चीन की विदेश नीति की एक विशेषता है। सैनिक शक्ति में वृद्धि। चाइना आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि चाइना एक साम्यवादी देश है, उस देश के अंदर विदेशी मीडिया बड़े लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि उस देश के अंदर डेमोक्रेसी जो है इतनी विकसित नहीं है, लोकतंत्र इतना मजबूत स्थिति में नहीं है। इस वजह से चाइना क्या करता है, अपनी सैन्य शक्ति के अंदर दिनों दिन बढ़ोतरी कर रहा है। जब हम कोरोना जैसी बीमारी की बात आती है तो सीधी हमारी अंगुली चाइना के ऊपर चली जाती है। जब हम परमाणु शक्ति की बात करते हैं तो चाइना के ऊपर अंगुली करते हैं। हम विश्व के अंदर विभिन्न देशों को उकसाने की बात करते हैं, चाहे कोरिया हो, पाकिस्तान हो, जो सन की प्रवृत्ति के देश होते हैं, तब भी हम चाइना के ऊपर अंगुली उठा देते हैं। तो क्या है कि चाइना दिनों दिन अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहा है। वो कहते हैं ना, भारत के चारों तरफ और उनके विभिन्न देशों के अंदर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करके, विभिन्न बंदरगाहों को अपने अंडर में करके, अपने अधीन करके वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दिनों दिन चाइना जो है जैविक हथियार, परमाणु हथियार, मिसाइलें और आधुनिक से आधुनिक तकनीकी के हथियारों के अंदर क्या कर रहा है, बढ़ोतरी करते जा रहा है। तो सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चीनी विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। आक्रामक एवं विस्तारवादी नीति, इसके ऊपर मैंने अभी कुछ समय पहले बात कर ली कि चाइना के जितने पड़ोसी देश हैं, अधिकांश लगभग सारे देशों के साथ में किसी न किसी रूप में उनका ये सीमा विवाद चल रहा है। चाहे वो मामला ताइवान का हो, चाहे तिब्बत का हो, चाहे अक्साई चीन जैसे भारत का मामला हो, सारे देशों के साथ में, क्योंकि चीन की जो विदेश नीति है, वर्तमान की विदेश नीति, उसके अंदर आक्रामकता एवं विस्तारवादी नीति, जिसको अपन साम्राज्यवाद की नीति भी कहते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाना और एक अखंड राष्ट्र की स्थापना करना, इस प्रकार की नीति के ऊपर चाइना कार्य कर रहा है। इसके अलावा प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा। क्या है कि चाइना जनसंख्या के मामले में एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है। जिस प्रकार से हमारे भारत के प्रवासी भारतीय विश्व के विभिन्न देशों में रहते हैं, उसी प्रकार के चाइना के भी जो प्रवासी चीनी हैं वो विभिन्न देशों के अंदर रहते हैं। और उस देशों के अंदर जिन देशों, क्योंकि पहले चाइना की आर्थिक स्थिति आज की जैसी नहीं थी, तो कई जो चीनी थे वो अमेरिका, यूरोप एवं विभिन्न देशों के अंदर रहने के लिए चले गए थे। तो उन प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करना चाइना अपनी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग मानता है और उन प्रवासी लोगों के लिए क्या करता है, रक्षा करता है। इसके अलावा विचारधारा, चीन के अंदर जो है हम साम्यवादी विचारधारा को देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों को देख सकते हैं, एवं
एक जो वो विद्वान थे कंफ्यूशियस के जो विचार है उनका चीन के अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। माओ के जो विचार हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो चीन की जो विचारधारा है उसके अंदर साम्यवाद का प्रभाव है। कंफ्यूशियस एवं माओ के विचारों को चीन के अंदर देखा जाता है एवं एक राष्ट्र एवं साम्यवाद के ऊपर वहां पे बल दिया जाता है। दूसरों के मन में अनिश्चितता की भावना पैदा करने की नीति, ये तो बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। दूसरे, आज विश्व के अंदर ये कंडीशन है कि हर देश चाइना को शक की नज़र से देखता है, क्योंकि कोई भी देश चाइना को मित्र बनाता है फिर भी उसके मन में अनिश्चितता रहती है। बीच में भूटान के अंदर भी यही हुआ था। जब भूटान के साथ में चाइना के रिश्ते एकदम अच्छे से बनने लगे तो भूटान की जो आम जनता थी उन्होंने उसको कहा था, वहाँ के जो राजनीति विज्ञान के भूटान के विद्वान थे, जो बड़े बड़े वहाँ के प्रोफेसर थे राजनीति विज्ञान के, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने कहा था कि भूटान जो चाइना के साथ में रिश्ते बना रहा है, जो रिश्तों को बढ़ा रहा है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हर एक देश के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर चाइना के प्रति क्या है, चाइना की विदेश नीति के प्रति अनिश्चितता की भावना पैदा रहती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे चाइना की विदेश नीति की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है, भारत की विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं। तो हालांकि भारत के बारे में अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पिछली क्लास में हमने गुटनिरपेक्षता के बारे में, शीत युद्ध के बारे में भी पढ़ा था। फिर भी बड़े बड़े रूप में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, और गुटनिरपेक्षता को याद नहीं करें ये तो हो ही नहीं सकता। भारत की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता के बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तृत रूप से बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब विश्व के अंदर भयानक रूप से शीत युद्ध चल रहा था, उस समय भारत ने पूरे विश्व के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया था, वो किया था गुटनिरपेक्षता का। गुटनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि दोनों देशों से अलग रहना, नाटो एवं ये वार्सा से अलग रहना, साम्यवाद पूंजीवादी विचारधारा से अलग रहना, सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग रहना, और गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति तय करना एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना, बल्कि विश्व के अंदर जो भी मामले हो रहे हैं उसके अंदर सही गलत का आकलन करके अपना निर्णय देना, तटस्थ नहीं रहना, ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी। पंचशील को अपनाना, पंचशील के सिद्धांत जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी एवं चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच में हुए थे, जिसके अंदर उनके बीच में एक करार हुआ था और 5 सिद्धांतों को अपनाया गया था। शांति, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, एक दूसरे के अंदर शांति स्थापित करेंगे, ठीक है ना, असहिष्णुता, सहिष्णुता, इस प्रकार से 5 सिद्धांत जो थे, जो हमने पिछली क्लास के अंदर उनके ऊपर विस्तृत चर्चा की थी। पंचशील के सिद्धांत, जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की शांति व्यवस्था बनाए रखना, अहिंसा को अपनाए रखना, इस प्रकार के पंचशील के सिद्धांत जो है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। और ये पंचशील के सिद्धांत सिर्फ भारत और चाइना के बीच में ही नहीं रहते हैं, बल्कि ये जो शांति एवं सहिष्णुता और एक दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण नहीं करना, ये जो सिद्धांत है ये भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ के जो है अपनाता है, सब देशों के साथ में इसी प्रकार का व्यवहार रखता है। इसके अलावा मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति, जहां पर चीन की जो विदेश नीति है वो आक्रामकता की नीति है, साम्राज्यवाद की नीति है, वो भारत की जो नीति है वो कैसी है, मैत्री की नीति है। भारत सभी देशों के साथ में मित्रता रखता है, हर छोटे देश को वो अपना भाई मानता है, और सह-अस्तित्व की जियो और जीने दो, सबका अस्तित्व बना रहे। ऐसा नहीं कि मैं ही हूं, एक राष्ट्र की नीति भारत नहीं अपनाता है, बल्कि सह-अस्तित्व की नीति अपनाता है। सबका अस्तित्व बना रहना चाहिए। विश्व के अंदर हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक क्षेत्र और हर एक विभिन्नता है, विविधता है, विविधताओं का सम्मान करता है, सबको अपने अंदर जोड़ने की बात नहीं करता है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है साधनों की पवित्रता की नीति। साध्य क्या होते हैं, साधन क्या होते हैं, इनके ऊपर भी हमने पिछली क्लासों के अंदर बहुत बात की है। तो साधनों की पवित्रता की नीति भारत की है। देखो क्या होता है, गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए मुझे हिंसा का सहारा लेना पड़े तो मैं परतंत्र या गुलाम भारत को ही पसंद करूंगा। बात समझ में आ गई होगी। साध्य था भारत को आजाद करवाना, साधन क्या थे, उसके लिए कार्य करना। तो गांधी जी ने कहा था साधन जो होते हैं वो अहिंसात्मक होने चाहिए,
उनके अंदर शांति, सहिष्णुता एवं सत्य होना चाहिए। हिंसात्मक साधन नहीं होने चाहिए। साधन जो होते हैं वो पवित्र होने चाहिए। उसका विपरीत क्रांतिकारियों ने कहा था, अगर आपका साध्य पवित्र है तो आप कोई भी साधन अपना लो, सब जायज है। मगर गांधी जी ने साधनों की पवित्रता पर बल दी थी। आज भी हमारी भारत की जो विदेश नीति है, भारत चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए मगर जो है अपवित्र गलत साधनों का कभी भी प्रयोग नहीं करता है, बल्कि भारत की विदेश नीति के अंदर साधनों की पवित्रता पर बल दिया जाता है। किसी भी आपको उन्नति करनी है तो भी आप अच्छे साधनों से करो। आपको पैसे वाला बनना है, आप चोरी मत करो, आप मेहनत करो, क्योंकि चोरी करना वो गलत साधन है और मेहनत करना अच्छे साधन है। साध्य क्या होता है, साधन क्या होते हैं, इनके बारे में इन एक दो बातों से आपको बाद में समझ में आ गए होंगे कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है साधनों की पवित्रता पर बल। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने सदा से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है, क्योंकि भारत के ऊपर पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों ने भारत की सीमाओं के ऊपर भारत खुद साम्राज्यवाद का दंश झेल रहा है। भारत के एक कश्मीर जो कि एक बहुत ही अच्छा राज्य था, जो दुनिया का जिसे स्वर्ग कहते हैं, उसके अधिकांश हिस्से के ऊपर आज पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसको वो पीओके कह करके बुलाता है। आज चाइना ने भारत के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर रखा है, जिसको वो अक्साई चीन कह करके बुलाता है। तो इस साम्राज्यवाद का दंश भारत ने झेला है। भारत ने सदा से, ठीक है ना, विदेशी आक्रमणों के दंश को झेला है। इस वजह से भारत क्या है, सदा से ही साम्राज्यवाद का विरोध करता आ रहा है। उपनिवेशवाद का भी भारत शिकार रहा है। 200 वर्षों तक भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की है। जो सोने की चिड़िया था भारत, वो उस भारत को उस उपनिवेशवाद के फलस्वरूप भारत एक जो है कठोर, यानी कि एक गरीब देश की श्रेणी में आ गया था। जो विकसित भारत था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोक के समय का भारत, वो भारत क्या था, एक जो है गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया था। जिस भारत के अंदर 1970-68 के अंदर भूखमरी का सामना करना पड़ा था। अकाल के दौरान यहाँ के लोग कुपोषण का शिकार रह करके और भूखे रह करके मर गए थे। ये कंडीशन बना दी थी उपनिवेशवाद ने भारत की, ये कंडीशन बना दी थी अंग्रेजों ने भारत की। इस वजह से भारत ने सदा से उपनिवेशवाद का विरोध किया है। अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति की 5 सिद्धांत बनाते समय भी नेहरू जी ने कहा था कि उपनिवेशवाद विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर, परतंत्रता विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। रंग भेद का विरोध, भारत ने सदा से रंग भेद का विरोध किया है। भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन चलाने से पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहां पे जो नस्लवाद एवं रंग भेद की नीति थी, उसके वहां पर जो है बड़े लेवल पे आंदोलन चलाया था। आपको पता है, आप देखते हैं नेहरू जी के वंशज यहाँ पे रहते हैं, वो इनके वंशज ने, वो भी हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं उनके तो कोई वंशज है ही नहीं, क्योंकि अधिकांश अनमैरिड ही रहते हैं। आपने कभी इस बात पे जिक्र किया गांधी जी के वंशज कहाँ हैं? गांधी जी की जो अधिकांश वंशज हैं, उनका जो परिवार है वो आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर रहता है। समझ गए? तो गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति को अपनाया था। जिस समय भारत के अंदर अंग्रेज थे, उस समय भारत के जो लोग होते थे, उनको वहां के लोग, वो कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कह करके पुकारते थे, कलरफुल इंडियन कहते थे कि ये कैसे लोग हैं, ना तो काले हैं ना गोरे हैं। और जो काले लोग होते थे, अफ्रीका महाद्वीप के जो मूल लोग होते थे, निग्रो प्रजाति के जो लोग होते थे, उनको भी अंग्रेज क्या करते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनके साथ में समानता का व्यवहार नहीं करते थे। और उस नीति का अफ्रीका के अंदर विरोध किया था गांधी जी ने। और जिस समय भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन चला, उस समय भी गांधी जी ने भारत के अंदर चलने वाली जातिवाद और रंग भेद, नस्लवाद और ये जो सांप्रदायिक ये
धार्मिक ऊंच नीच, इन सब चीज़ों का विरोध किया था। तो ये जो विविधता होती है, जिसके अंदर खास करके रंग भेद की विविधता, इसका भारत क्या करता है, विरोध करता है। अगर किसी भी देश के अंदर रंग भेद की नीति चलती है, आज भी कई बार भारत जो है अमेरिका का विरोध कर लेता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर रंग भेद की नीति कुछ कुछ है आज भी देखी जाती है। जिस प्रकार भारत के अंदर जातिवाद कुछ कुछ देखा जाता है, उस प्रकार से निशस्त्रीकरण का समर्थन भारत ने सदा से कहा है कि निशस्त्रीकरण से बड़ी कोई हथियार नहीं है। विश्व के अंदर अगर शांति की स्थापना करनी है तो शस्त्रों का त्याग कर दो। हालांकि भारत ने ये CTBT, ये परमाणु संधियां थे, उनका भी समर्थन किया था। भारत ने सिर्फ यही कहा था कि भाई आप भी परमाणु हथियारों को समाप्त कर दो तो हम भी परमाणु हथियारों को समाप्त कर लेंगे। मगर जब ये विकसित राष्ट्रों ने इस प्रकार की नीति अपनाई कि हम तो, हमारे पास तो परमाणु हथियार बने रहेंगे, आपके पास नहीं रहने चाहिए, तो फिर भारत ने इसका मजबूर होकर के विरोध किया था। बल्कि भारत जो है निशस्त्रीकरण का सदा से सम्मान करता है। भारत के जितने भी राजनीति के विद्वान हुए हैं, अधिकांश जो भारत के अंदर सरकारें आई है, उन सरकारों ने सदा से निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। लाल बहादुर शास्त्री एवं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने निशस्त्रीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में न आस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत की आम जनता, यहाँ की सरकारें सदा से आस्था रखती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के आज़ादी से पहले भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आस्था रखता था, और इसी का परिणाम यह है कि भारत की कश्मीर और हैदराबाद जैसी जो समस्याएं थी, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर गई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ खुद उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है, मगर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अपनी सदा से आस्था प्रकट की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्यक्रम होते हैं उनका भारत सम्मान करता है, उनका सहयोगी बनता है और उसके अंदर अग्रणी की भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जब भी फंडिंग देने की, पैसे देने की बात आती है, तब भी भारत की जो सरकारें होती हैं वो पीछे नहीं हटती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत की आस्था है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भारत का मानना है कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर विश्व के सारे देश बैठ करके अपनी जो समस्या है उनका हल कर सकते हैं, और एक जो है अहिंसात्मक साधन के रूप में इसको अपना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता, भारत की जो विदेश नीति है उनके अंदर सद्भाव सब देशों के साथ में, चाहे वो बड़ी से बड़ी महाशक्ति हैं या छोटा बड़ा विकासशील नव स्वतंत्र देश हैं, सब देशों के साथ में अच्छा सद्भाव रखो। भूटान एवं नेपाल जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, बर्मा और जैसे जो देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड जैसे जो देश हैं, भारत उनका सम्मान करता है, उनको अपना छोटा भाई मानता है, सबके साथ में सहयोग करता है। अगर विश्व के अंदर जब भी किसी भी देश के अंदर कोई आपदा आ जाती है, कहीं पे चाहे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ जाए या फिर नेपाल के अंदर भूकंप आ जाए, ऐसे समय में अपना भारत क्या करता है, सब देशों के लिए सहयोग के लिए सदा तैयार रहता है। कई देशों के अंदर तो ये कंडीशन होती है कि भाई कई 7 समुद्र पार के जो देश होते हैं, वहां भी भारत क्या करता है, जहाज यहाँ से हवाई जहाज भर करके सहायता सामग्री भेजता है। भारत हर एक कंडीशन के अंदर सब देशों के साथ में मित्रता बनाए रखता है, विश्व शांति में विश्वास रखता है। भारत की विदेश नीति की विशेषता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना ये भारत का एक प्रमुख जो है दायित्व समझता है, और विश्व शांति की स्थापना के लिए भारत, युद्धों को रोकने के लिए भारत सदा से संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विभिन्न देशों के साथ में, विभिन्न NGO के साथ में मिलकर के कार्य करता है। विश्व शांति में भारत की प्रबल आस्था है, नस्लवाद का विरोध करता है। जिस प्रकार से रंग भेद का भारत ने विरोध किया, उसी प्रकार से नस्लवाद का भी भारत क्या करता है, विरोध करता है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर जो नस्लवाद थे, अंग्रेज खुद को आर्य एवं नीली आंखें वाले अच्छी नस्ल का बताते थे, एवं एशिया महाद्वीप के लोग, अफ्रीका महाद्वीप के लोग जो होते थे, उनको छोटी प्रजाति, या वो कहते हैं कि भाई इनका IQ कम है, इनके अंदर दिमाग नहीं है, इस प्रकार से नस्लवाद की समस्या थी। वहां पे व्यक्ति के अंदर भेद किया जाता था। मगर भारत का कहना है कि
सभी व्यक्तियों का जो ब्लड होता है वो लाल होता है, सभी व्यक्तियों को भगवान समान दिमाग देता है, सब व्यक्तियों के अंदर समान कैपेसिटी होती है। इसलिए और इस प्रकार की बातें करते हुए नस्लवाद का भारत ने सदा से विरोध किया है। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध क्या होता है? हालांकि भारत शांति प्रिय देश है, सहयोगात्मक देश है, सबके साथ में मित्रता रखता है, मगर जब कोई देश आकर के भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसको भी भारत क्या करता है, नहीं हस्तक्षेप नहीं करने देता है और उनका क्या करता है, विरोध करता है। राष्ट्रकुल की सदस्य, भारत ने राष्ट्रकुल की सदस्यता को अपना रखा है और उसका क्या करता है, सम्मान करता है। सभी के साथ में मित्रता बनाए रखना भारत की विदेश नीति की प्रमुख क्या है, विशेषता रही है। अब हम बात करते हैं भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के बीच संबंध। भारत और चाइना के, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य संबंधों को बताइए। कई बार इनके आलोचनात्मक प्रश्न भी आ जाते हैं तो आप इनकी आलोचना कर सकते हैं। भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध के बारे में बात करते हैं तो भारत और चीन के संबंधों को हम 4 चरणों के अंदर समझते हैं। विभिन्न कालों के अंदर बांट करके हम बात करते हैं कि विभिन्न कालों के अंदर भारत और चीन के मध्य कैसे संबंध थे। सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन संबंधों का प्रथम काल 1949 से 1957 तक का। 1949 से 1957 तक भारत और मध्य जो संबंध थे उन संबंधों को हम कहते हैं मैत्रीपूर्ण संबंधों का काल। उन काल के अंदर भारत और चीन के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उस काल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना जाते थे और वहाँ पे एक बड़ी जो भीड़ है वो भारत के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आती थी। ऐसा कहा जाता था कि भारत चीनी भाई भाई, ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था। चीन के जो नेता होते थे बड़े बड़े वो भारत आते थे, उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते थे, ठीक है। और भारत और चाइना के मध्य बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। शुरुआती जो रिश्ते थे उनको मैत्रीपूर्ण संबंधों का काल करते हैं। और उसी दौरान क्या हुआ था, 1957 में दोनों देशों के मध्य एक व्यापारिक आर्थिक समझौता भी हुआ था कि भी हम दोनों देश मिलकर के साथ में व्यापार करेंगे। भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया। ये एक भारत की जो है कमी हो रही थी, उस समय की मूर्खता थी, क्योंकि उस समय भारत ने क्या किया, जब तिब्बत के ऊपर उन्होंने कब्जा किया तो भारत ने क्या किया, उसका विरोध नहीं किया और मान लिया कि हाँ तिब्बत आपका हिस्सा है, क्योंकि भारत चाइना के साथ में अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता था। पंचशील का समझौता हुआ था, भारत के नेहरू और चीन के चाउ एन लाई के बीच हुआ था, जिसके अंदर जो है शांति, असहिष्णुता एवं एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे का सम्मान करना, इस प्रकार की बातें कही गई थी। अप्रैल 1956 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। यहाँ तक कि 1956 के अंदर भारत ने तिब्बत के ऊपर जब चाइना ने गलत तरीके से अधिकार कर लिया था, उसके ऊपर क्या कर लिया था, उसको अपना मान लिया था और पंचशील के सिद्धांतों का एक पंचशील के सिद्धांत अपनाए थे। भारत और चाइना के मध्य भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाइना के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य 1956 में एक समझौता हुआ जिसको पंचशील का समझौता कहते हैं। उस पंचशील के समझौते के बिंदु क्या थे? नंबर 1, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। भारत चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना करेगा, चाइना भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 2, एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। मगर इस समझौते की धज्जियां जब उड़ गई जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, सब जियो और जीने दो, तुम दोनों का अस्तित्व बना रहना चाहिए, शांति के साथ में रहेंगे तुम्हारा और हमारा। परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग करेंगे, लाभ बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ में मिलकर के व्यापार करेंगे। इसके अलावा सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ये पंचशील की 5 नीतियां थी। इनको आप जो है इस पीपीटी को जो है अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद में भारत और चाइना के बीच संबंधों का दूसरा दौर आता है, जिसका समय था, जिसका कालक्रम था 1958 से 1980 तक, जिनको जो है कटुता का काल कहा जाता है। इस दौरान भारत और चाइना के मध्य जो संबंध रहे थे वो अच्छे नहीं रहे थे। अक्सई चीन को लेकर के विवाद, अक्सई चीन को लेकर के भारत और चाइना के मध्य विवाद हो जाता है। अक्सई चीन के ऊपर चाइना अपना कब्जा बताता है और भारत अपना कब्जा बताता है, और उसी समस्या को लेकर के क्या होता है, अक्टूबर-नवंबर 1962 के बीच चीन और भारत के बीच में युद्ध हो जाता है और तिब्बत को लेकर के भी विवाद हो जाता है। अब क्या होता है, तिब्बत के जो प्रमुख वहाँ के नेता थे दलाई लामा, कभी भारत
और चाइना के ये जो संबंध या तिब्बत वाला जो विवाद है इसको लेकर के एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आप पढ़ सकेंगे। हालांकि ये क्या है, ये अपनी महा मैराथन क्लास है, तो एक ही क्लास को अपन 2 से 8 घंटे की नहीं कर सकते। पीपीटी के अंदर आपके महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। इन बातों को आप पढ़ेंगे, इनको लिखेंगे, तो फिर आपके लिए अच्छे से जो है आपका परीक्षा के अंदर कार्य हो जाएगा। तो तिब्बत को लेकर के भी आ जाता है, दलाई लामा को भारत में शरण देने को लेकर विवाद होता है। हमने पाकिस्तान को कहा आपने दाऊद इब्राहिम को शरण दे रखी है, ये तो हमारा भगोड़ा है, ये हमारा आतंकवादी है। उसी प्रकार से चाइना वाले कहते हैं दलाई लामा आतंकवादी हैं और भारत ने चाइना के आतंकवादी को अपने कब्जे में कर लिया है। भारत ने कहा नहीं, युद्ध लड़ लेंगे। भारत ने 1962 में युद्ध लड़ लिया, मगर शरणागत की रक्षा जो हमीरदेव चौहान, जिसने शरणागतों की रक्षा करने के लिए, वो कहते हैं ना केब्रू और क्या नाम था मोहम्मद शाह, उनकी रक्षा करने के लिए रणथंबोर अलाउद्दीन के साथ में युद्ध कर दिया था, उसी नीति का भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद में भी पालन किया। उसने कहा दलाई लामा को नहीं सौंपेंगे। दलाई लामा धार्मिक गुरु हैं, एक संत हैं, दलाई लामा आतंकवादी नहीं है। और इसको लेकर के भी क्या हो गया, विवाद हो गया। सिक्किम का भारत में विलय और चीन के द्वारा विवाद। सिक्किम का भारत ने उसी दौरान क्या कर लिया, विलय कर लिया कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है, सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। चाइना ने क्या किया, उसके ऊपर विवाद किया और उसको गलत बया। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद चलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर के इनके भी कुछ क्षेत्रों पर, मैंने आपको बताया, चाइना विश्व के अपने सारे पड़ोसी देशों के अंदर हस्तक्षेप करता है। उसकी नीति ऐसी है, ठीक है ना, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो वो फिर सारे मामलों में उंगली करता रहा। भारत के सिक्किम के मामले में कर दी, अरुणाचल के प्रदेश के मामले में कर दी, तिब्बत के मामले में कर दी, तो फिर अक्सई चीन के मामले में कर दी। तो फिर भारत और चीन के मध्य क्या हुआ, विवाद बढ़ता गया और इस प्रकार से आगे बढ़ा। भारत और चीन के मध्य फिर एक आता है तृतीय काल, 1975 से 1957 तक का काल। तो जो द्वितीय काल था 1958 से लेकर के ये 76 तक का काल, वो क्या था, कटुता का काल था, जिसके अंदर भारत और चाइना के मध्य रिश्ते क्या हो गए थे, खराब हो गए। अब क्या होता है, 1977 में 13.2 करोड़ के राष्ट्र व्यापार के लिए दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ। फिर दोनों देशों को लगा कि ये फालतू में लड़ रहे हैं, ये छोटे बड़े जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है कि भाई व्यापार खराब हो रहा है। क्योंकि चाइना के अंदर उनको लगा कि भाई हमारे यहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और भारत के अंदर बड़ी मात्रा में गरीब जनता है, वो भारत का एक बड़ा मार्केट है। तो इस वजह से आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत और चाइना ने दोनों ने क्या किए, एक दूसरे के साथ में एक संबंध बनाए और अपने साथ में व्यापार करना 1977 में शुरू किया। 1978 में 16 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधित्व मंडल भारत आया और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल भी चीन गया। देखो, अपने स्वार्थों को लेकर के भारत और चाइना के मध्य वापिस जो है आर्थिक हितों को लेकर के संबंध अच्छे बनने लगे। सबसे पहले तो क्या हुआ, 1978 में 16 लोग भारत आए चाइना के व्यापार के अंदर, व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए, और भारत का प्रतिनिधित्व मंडल जो था वो भी कहाँ गया, चाइना गया था। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देश की यात्रा की। भारत के भी जो विदेश मंत्री, गृह मंत्री लेवल के जो नेता थे, रक्षा मंत्री थे, वो चाइना गए और वहां के भी उस लेवल के जो मंत्री थे वो क्या है, भारत आए। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने पर चीन ने अमेरिका के साथ मिलकर उसकी निंदा की। इसी दौरान वापस क्या होता है कि 1970, देखो 1907 तक के संबंध है। 1908 में भारत क्या कर लेता है, परमाणु परीक्षण करता है। परमाणु परीक्षण करने का टाइम हो, अमेरिका चीन ने सब लोगों को मिर्ची लग गई। अब जो है अमेरिका और रूस पहले तो लड़ रहे थे, आपस में फाइट कर रहे थे, अब दोनों साथ में आ गए। अरे कि ये कि तीसरी कि इसने भी कि परमाणु ये परीक्षण कर लिया। अब भारत के ऊपर चाइना ने बाकी अमेरिका के साथ में मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, ने व्यापार के माध्यम से, ने कई सेंसर लगाए, ने करार किए, ने वो क्या कहते हैं प्रतिबंध लगाए। हालांकि कुछ ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ा, कुछ दिनों के बाद में वो सारे के सारे प्रतिबंध वापस हटा दिए गए। तो जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया ना, तो अमेरिका, चाइना और विश्व के बहुत सारे देशों को मिर्ची लगी, पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी, और उसी दौरान चाइना ने क्या किया, बड़े लेवल पे भारत का विरोध किया। अब कोई व्यक्ति अपना विरोध करेगा तो फिर वो मित्र नहीं हो सकता, तो फिर दोनों देशों के संबंधों में वापस क्या आ गई, खींच खटाई आ गई। पीओके को लेकर चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन। पीओके, देखो एक चीज, चाइना और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मेन मुद्दा पीओके है। मैं कभी आपको अलग से क्लास लेके बताऊंगा। वो क्या रहा है कि ये जो पीओके के अंदर से चाइना एक जो पुराने समय का जो सिल्क रूट हुआ करता था ना, वहां पे एक वो निकाल रहा है, सड़क निकाल रहा है, जो एशिया महाद्वीप को
यूरोप होते हुए सीधा अफ्रीका के साथ में जोड़ रहा है। इस वजह से वो सड़क जो है, अब आप भारत कह रहा है कि भाई पीओके तो हमारा हिस्सा है, आप वहां पे हमारी बिना इजाजत के किस प्रकार से सड़क निकाल सकते हो। गलवान घाटी के अंदर जो वगैरह भी ये जो मुठभेदें होती हैं, लड़ाइयाँ होती है, वो इन्हीं सब चीजों का क्या है, परिणाम है। और एक क्या है, पीओके को पाकिस्तान कहता है कि भाई ये तो स्वतंत्र कश्मीर है, भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो कश्मीर को लेकर के, पीओके को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के जब जब भारत क्या करता है, सुरक्षा परिषद के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जाता है, तो चाइना क्या करता है, उसके अंदर अपनी वो वीटो पावर का प्रयोग करके पाकिस्तान को बचा लेता है। इस वजह से क्या है कि पाकिस्तान को लेकर के चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान का परम मित्र बन गया है। कश्मीर के मामले में वो उनका फेवर ले रहा है। इस वजह से भारत और चाइना के मध्य रिश्ते क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। सुरक्षा परिषद में चीन द्वारा बार बार भारत के विरोध में क्या करना, वीटो का प्रयोग किया जाता है। 2017 से डोकलाम विवाद जो है, डोकलाम जो क्षेत्र है उसको लेकर के भी विवाद हो रहा है। हालांकि भारत और चाइना के मध्य एक करार हुआ है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि भारत और चीन दोनों एक दूसरी की सीमा के ऊपर सीज फायर नहीं करेंगे। सीज फायर का मतलब है कि ये हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, गोलीबारी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे सैनिक अपने, आपने बीच में देखा होगा ना, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, मुक्का मारते हैं, वो आकर के वो पत्थर लगा रहा है वो दीवार बनाने के लिए, एक दूसरी देश का सैनिक आकर के उसको गिरा रहा है। इस प्रकार से डोकलाम में क्या करता है, विवाद चल रहा है। इसी दौरान क्या हुआ था, बीच के अंदर भारत की सेना के कुछ सैनिक वहां पे डोकलाम के अंदर और उधर वो कर रहे थे, ये भारत चीन सीमा के ऊपर वो निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान चाइना के कुछ सैनिक थे, उन्होंने वो तार वगैरह लेकर के आए थे, वो भारत के सैनिकों को मार दिया था, कुछ सैनिक मर भी गए थे, घायल हो गए थे। फिर दूसरी बार क्या हुआ, भारत वाले भी लठवट लेकर के गए जोरदार, और जाकर के फिर चाइना के, जैसे ही उन्होंने वो दीवार वगैरह के वहाँ पे आए तो उन्होंने जो है लठ से, लकड़ियों से, डंडों से उनकी जोरदार पिटाई कर दी थी। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि भाई चाइना के कुछ सैनिक घायल हुए थे, कुछ मर भी गए थे। इस वजह से ये जो है ना, डोकलाम को लेकर के भी विवाद क्या हो रहा है, चलती रहा है। भारत को मोतियों की माला के रूप में घेरने की कोशिश, अब नेपाल ने ये चाइना क्या कर रहा है, जैसे ये भारत है तो इसके इधर इधर इधर, ये जैसे जो भी देश है ना, ये नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया, बर्मा आ गया, श्रीलंका आ गया, इन देशों के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी जैसे यहाँ पे कोई द्वीप ले लिया, कोई क्षेत्र ले लिया, पहले पैसे देते हैं, उसके बाद में उनको ले लेते हैं और वहाँ पे अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए, जिससे क्या हो कि भारत को एक मोतियों की माला पहनाते हैं ना, उसी प्रकार माला के रूप में भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। और सब जगह फिर क्या करता है, भारत की जासूसी वगैरह करना, ये सारे के सारे कार्य कर रहा है। इस प्रकार से भारत और चाइना के मध्य संबंध थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं तो एकदम ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं, विदेशी संबंध है, उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। भारत पाकिस्तान, अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध। अब भारत पाकिस्तान संबंधों को देखो, वैसे तो मेरे को कहे ना तो मैं कई घंटों तक भारत और पाकिस्तान के ऊपर बोल लूँ, कई घंटों तक आपको पढ़ा सकता हूँ, मगर भारत पाकिस्तान ये जो है ना, इसके ऊपर ये क्लास तो लंबी चल जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में इसको ख़त्म करूँगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य देखो क्या हुआ कि 1947 से पहले सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ, विभाजन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। अंग्रेजों ने पहले से फूट डालो और राज करो की नीति के फलस्वरूप सांप्रदायिक रूप से हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा लिया था। दोनों देशों के मध्य, दोनों देशों की जो जनता थी उनके मध्य घृणा और नफरत बड़ी मात्रा में फैल गई थी। अब देखो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के हिस्सा जहाँ हिंदू हैं वो हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमान हैं वो पाकिस्तान, इस प्रकार धार्मिक आधार पर भेदभाव वो विभाजन किया था। और विभाजन के साथ साथ में उपजी विभाजन जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ। रेड क्लिफ जो था वो सीमा का निर्धारण सही ढंग से नहीं कर सका। कुछ लोग भारत में, क्योंकि अल्पसंख्यकों वाला मुद्दा था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था वहाँ पे पूर्ण रूप सारे के सारे मुसलमान हो, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था वहाँ पे सारे के सारे हिंदू हो। तो अब वो अल्पसंख्यकों को लेकर के, शरणार्थियों को लेकर के क्या थी, समस्या आ रही थी। कौन कौन से थे, देखो विभाजन के साथ साथ मेन समस्या आई कश्मीर विवाद। कश्मीर के बारे में आप सब लोग जानते हैं,
हैं। कश्मीर के राजा जो हरी सिंह जी थे वो क्या थे, वो न तो भारत में मिलना चाहते थे न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो अपना एक स्वतंत्र देश बना करके रखना चाहते थे। मगर क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहाँ पे कबायलियों के रूप में घुसपैठ करवानी शुरू कर दी। जब घुसपैठ करवानी शुरू कर दी तो फिर क्या है कि वहाँ के राजा हरी सिंह जी ने नेहरू जी के साथ में मिलकर के जिस प्रकार से सभी रियासतों का भारत के अंदर विलय हुआ था, उसी प्रकार से भारत ने क्या कर लिया, कश्मीर का भी भारत के अंदर विलय कर लिया। और बाद में भारत की सेना कश्मीर में गई और कश्मीर के अंदर घुसपैठियों को पीछे हटाने लगी, आधे से ज़्यादा हटा दी थी। उसी दौरान क्या होता है, मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला जाता है, युद्ध को विराम कर देते। उस समय अगर युद्ध को विराम नहीं करते और थोड़े लठ और मारते और पूरा का पूरा जो है पीछे हटा देते, पूरे पीओके व पूरे कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा कर लेते, एक बार अंडर में ले लेते, तो उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला था। मगर उस समय की कुछ विदेश नीति थी और उन्होंने जो है इस युद्ध को ठीक नहीं समझा उस समय की सरकार ने, नेताओं ने, और इस वजह से वो क्या है, कुछ हिस्सा उनके पास रह गया। आज भी वो उसको स्वतंत्र कश्मीर कह रहा है और इस प्रकार वो कह रहा है ये जो बचा हुआ कश्मीर है ये भी स्वतंत्र करो। और वो फिर धारा 370 ने और वहाँ पे जो जनमत संग्रह करवाना, फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरा का पूरा मामला लचीला हो गया और उसका कोई खास परिणाम निकला नहीं और आज भी वो विवाद क्या कर रहा है, तो चल रहा है। दूसरा जो विवाद था वो था हैदराबाद का विवाद। हैदराबाद का जो निजाम था वो भी क्या था, हैदराबाद एक बहुत ही मजबूत रियासत थी जिसके पास आर्थिक संसाधन भी खूब थे, पैसे भी खूब थे, उसकी आर्मी भी अच्छी थी। और भारत के अंदर जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय उसने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे ना, वो खुद आया था और उसके भी आंतरिक रूप से पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने उसको आंतरिक रूप से हथियार भी दे दिए। वो भी विवाद खड़ा कर रहा था। अब हैदराबाद ठहरा भारत के बीचों बीच, अब उसको अलग से राज्य कैसे बनाए, उसको पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाए। तो वहाँ पर भी फिर क्या हुआ कि भारत ने सैन्य कार्रवाई की और निजाम जो है उसके भी पाकिस्तान के साथ में संबंध अच्छे थे। तो ये भी एक जो है भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद की एक जड़ थी। तीसरी समस्या थी जूनागढ़ का विवाद। जूनागढ़ जो है वो हमारे गुजरात के अंदर था, वहाँ का जो शासक था उसके पास तो ज़्यादा पावर था नहीं, दीवान जो था वो शक्तिशाली था, दीवान और जिन्ना के साथ में अच्छे रिश्ते थे। तो फिर दीवान ने कहा वो पाकिस्तान को मिलाना चाहता, जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता। अब जहाँ पे सोमनाथ महादेव का मंदिर हो, जिसको बचाने के लिए बहुत सारे पंडितों ने अपना बलिदान दिया था, जहाँ पे जूनागढ़ जैसा प्राचीन जैन धर्म का पवित्र स्थान हो, गिरनार की पहाड़ियाँ हो, उनको जो अपन कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं दे सकते। तो फिर वहाँ पे भी जो है जनमत संग्रह के द्वारा उसका विलय किया था और वहाँ का दीवान भाग करके पाकिस्तान में चला गया था। कभी आपको बताएंगे वहाँ पर पाकिस्तान में जाने के बाद में उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी और उसको ज़्यादा वहाँ पे कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। तो ये तीनों जो विवाद थे, कश्मीर विवाद, हैदराबाद विवाद, जूनागढ़ विवाद, इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य ये समस्याएं हुई थी। अगली जो वो थी पाकिस्तान का सांप्रदायिक आधार पर हुआ। देखो क्या है कि पाकिस्तान का निर्माण ही क्या है, सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। तो फिर वो एक हिंदू मुसलमान के बीच में जो सांप्रदायिकता की जो आग थी, जो नफरत की आग थी, वो दिनों दिन बढ़ती गई और वो सरकारों के बीच में नहीं हो मगर आम जनता के बीच में बढ़ती गई। और उसका परिणाम ये निकला कि कभी भी एक दूसरे देश के जो लोग थे, आम जनता, सरकारें, नेता, वो एक दूसरे को शक की दृष्टि से ही देखते रहे। सदा से उनको एक दूसरे के अंदर उनके प्रति नफरत की भावना रही। ऋण की अदायगी का प्रश्न क्या हुआ था, जब भारत से शरणार्थी यहाँ पे आए थे पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई इन लोगों के रहने के लिए उनका जो धन संपत्ति पाकिस्तान में रह गया है उसकी एवज में हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ पैसे देंगे भारत सरकार को। मगर बाद में पाकिस्तान ने वो ऋण दिया नहीं। उनकी तुलना में विभाजन के दौरान जो पैसे भारत को पाकिस्तान को देने थे, नेहरू जी ने वो पैसे उनको दिला दिए। तो फिर ऋण को लेकर के क्या हो गए थे, दोनों देशों के मध्य संबंध खराब हो गए थे। भारत बार बार कहता है कि भाई आपने इतने सारे लोग तो दे दिए मगर जो उनका जो धन पैसे थे वो आपने नहीं दिए। पाकिस्तान में विकास और लोकतंत्र का भाव, पाकिस्तान के अंदर 99 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने लोकतंत्र की हत्या कर ली, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर लिया। हम देखते हैं वहाँ पे अधिकांश सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, वहाँ की
वहाँ पे लोकतंत्र का अभाव है, सेना का प्रभाव ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे जो सरकारें हैं वो सही ढंग से नहीं चल पाती। और कई बार क्या सरकारें फिर क्या करती हैं कि अपने को वोट प्राप्त करने के लिए भारत विरोधी राग को अलप देती हैं। इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य जो है ये विवाद का मुद्दा है। नहरी पानी को लेकर के भी विवाद चल रहा है। कश्मीर के अंदर झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ये जो 6 नदियाँ थी उनका आधा जल इधर जा रहा था, आधा जल इधर आ रहा था। इस वजह से दोनों देशों के मध्य क्या हो रहे थे, संबंध खराब हो रहे थे। इसके अलावा भारत विरोधी देशों के साथ सैनिक गठजोड़ एवं आतंकवाद को बढ़ावा। भारत के जो जो विरोधी देश हैं उन देशों के साथ में पाकिस्तान गठजोड़ कर रहा है और भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कश्मीर के अंदर घुसपैठ को बढ़ा रहा है। इस वजह से भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद बढ़ रहा है। शरणार्थियों के प्रश्न का अहम मुद्दा है। हालांकि वर्तमान में मोदी की सरकार जो है उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत के अंदर उन लोगों को नागरिकता देने का एक महत्वपूर्ण और अच्छा कदम उठाया है। फिर भी इन शरणार्थियों को लेकर के क्या है, समस्याएं चलती रहती है। 1947-48 की घुसपैठ एवं पीओके पर कब्जा। 1947-48 के दौरान वही मैंने आपको बताई, कश्मीर के अंदर घुसपैठ की, पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य रिश्ते जो हैं वो क्या हो रहे, खराब हो रहे। 1965 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर लिया और उस देखो युद्ध से तो तनाव बढ़ता ही है। उसके बाद में हालांकि ताशकंद समझौता हुआ मगर उस समझौते की भी कोई खास उसका परिणाम नहीं निकला। उस दौरान वहाँ शास्त्री जी की उज्बेकिस्तान जो वर्तमान ताशकंद के अंदर है वहाँ भी उसकी मृत्यु भी हो गई और ये समस्या क्रिएट हो गई। 1971 में वापस भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया। बाद में शिमला समझौता हुआ जिसके द्वारा एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस दे दिया गया। फिर भी ये समस्या जो है इस वजह से भी विवाद बढ़ गया। 1999 में कारगिल को के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद में लाहौर की ये वाजपेयी जी ने लाहौर तक बस की यात्रा भी की थी, शुरुआत की, और इसको लेकर के भी क्या है, विवाद चलते रहे। आतंकवाद का प्रश्न एवं पाकिस्तान द्वारा भारतीय स्थानों पर अपना बताना। पाकिस्तान क्या कर रहा है, कश्मीर को ये अपने या गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी के अंदर ने बहुत सारे क्षेत्रों को अपना बताता है कि भाई ये हमारा है, और भारत के अंदर बार बार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वजह से भी भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, संबंध जो हैं वो खराब हो रहे हैं। अब जो है इस प्रकार ये भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध है। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे थे भारत और अमेरिका के मध्य संबंध। अब देखो भारत और अमेरिका के मध्य संबंध कैसे हैं, तो मैंने आपको कहा है कि भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध है वो इतने बेस्ट भी नहीं है तो ज़्यादा खराब भी नहीं, उतार चढ़ाव भरे हैं कभी कभार। हालांकि वर्तमान मोदी की सरकार आने के बाद में भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो 1900 आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य कैसे संबंध थे, तो आज़ादी से पहले विवेकानंद जी जो थे वो 1893 में अमेरिका के दौरे पे गए थे और शिकागो के अंदर उन्होंने भाषण दिया था और एक भारत की एक अमिट छाप वहाँ पर छोड़ी थी। इसके अलावा राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करना। हालांकि उसने ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा समर्थन तो नहीं किया था, फिर भी उसने चर्चिल से कहा था कि भाई भारत को स्वतंत्र कर दो, उपनिवेशवाद सही नहीं है। और मार्टिन लूथर किंग का नागरिक अधिकार आंदोलन गांधी जी से प्रेरित था। मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ पे अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया था वो भी क्या था, भारत के अंदर जो अहिंसात्मक रंग भेद की नीति के विरुद्ध गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था उससे प्रेरित था। अब देखो 1971 तक भारत अमेरिका के मध्य संबंध कैसे थे, तो भारत सरकार की स्पष्ट प्रवृत्ति महान शक्तियों से अधिकतम दूरी बनाए रखने की। तो 1971 तक भारत ने क्या किया था, महाशक्तियों से अधिकतम दूरी बनाए रखना, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इन सब चीज़ों को मैंने आगे जो है बता दी है आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय विदेश नीति में प्राथमिकता नहीं था। ये अमेरिका जो था ना वो भारत की विदेश नीति में प्राथमिकता नहीं था, क्योंकि भारत जो है अमेरिका को शक की दृष्टि से हर समय देखता था। कई मुद्दों पर अमेरिका का रुख भारत के अनुकूल नहीं रहा। कई मुद्दे ऐसे थे इसके अंदर अमेरिका का जो रुख था वो भारत के नहीं था। जैसे कश्मीर मुद्दा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप और पाकिस्तान के साथ व्यवहार, इसे सेंटो केंद्रीय संधि संगठन और सीटो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन में स्वीकार करने में भारत ने यह धारणा बन गई कि अमेरिका उसके लिए खड़ा नहीं है। देखो क्या हुआ, सीटो सेंटो की पाकिस्तान की सदस्यता दे दी अमेरिका ने, और
कश्मीर के मामले में भी उसने जब पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत के अंदर अमेरिका के विरुद्ध में एक धारणा खड़ी हो गई। दूसरी ओर अमेरिका भारत को कम्युनिस्ट सोवियत संघ के बहुत करीब मानता था। अमेरिका भी मानता था कि भारत जो है वो अमेरिका की तुलना में रूस के साथ में अच्छे संबंध रख रहा है। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना, शुरुआत और विस्तार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के प्रति संदेह और घृणा की भावना पैदा की। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत ने शुरुआत किया, उसको आगे बढ़ाया, तो अमेरिका को लगा कि ये फालतूगिरी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे देश हैं वो हमारे साथ में मिलने चाहिए और नाटो और अमेरिका का गुट है एक मजबूत गुट होना चाहिए। जब 1960 के दशक में के मध्य में भारत के दोहरे सुख 1965-66 में से प्रभावित हुआ, तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की मदद की थी। हालांकि ये कैसी मदद की थी उसके बारे में भी कभी और बताएंगे, किस प्रकार से उन्होंने कैसा गेहूं दिया था भारत के लोगों को खाने के लिए। फिर भी उस समय अमेरिका ने ये लगातार 2-3 अकाल पड़े थे भारत में, तो उन्होंने इसकी मदद की थी भारत की, और भारत की सहायता की थी। बात करते हैं 1971 से 98 तक भारत अमेरिका के मध्य कैसे संबंध थे। तो 71 के युद्ध में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सहयोग एवं समर्थन दिया। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को समर्थन दिया, यहाँ तक कि अपना जो जहाजी बेड़ा था वो अरब सागर के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया था। 1974 में 85 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण एवं अमेरिका के द्वारा विरोध। जब 1974 में और 85 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चाइना के साथ साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ी मिर्ची लग गई थी और अमेरिका ने उसका विरोध किया। अब कोई व्यक्ति विरोध करेगा, किसी की प्रगति से, तरक्की से जलेगा, तो फिर वो मित्र कैसा हो गया। बात करते हैं 1998 से 2008 तक भारत और अमेरिका के मध्य कैसे संबंध थे। तो मार्च 2020 में बिल क्लिंटन 22 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। मार्च 2020 में, ये गलत है, माफी चाहता हूं, ये गलत है, मार्च 20 नहीं होगा। तो बिल क्लिंटन ने जो है 22 वर्षों के अंतराल के बाद में भारत का दौरा किया था, ठीक है। इस वजह से जो है भारत और मध्य अमेरिका के मध्य संबंधों में थोड़ी क्या हुई थी, सुधार हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को 21वीं सदी में स्वाभाविक सहयोगी कहने के साथ ही संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। वाजपेयी जी ने कहा था कि 21वीं सदी के अंदर भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध है वो अच्छे होंगे, सुधार भरे होंगे, और इसी के साथ भारत के साथ में अमेरिका के संबंधों में सुधार आने की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब हम बात करते हैं परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध अंततः दोनों देशों के बीच कई दौरों की बातचीत के बाद हटा दिए गए। परमाणु परीक्षण जब भारत ने किया था, तब जो भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध बाद में क्या किए गए, हटा दिए गए। इसके अलावा अमेरिकी कानूनों में भारत को एक अपवाद दिया गया था, जिससे ये एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार कर सकता था। एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका ने सब देशों को मजबूर किया था। मगर भारत क्या था, इस मामले में एक अपवाद था, उन्होंने जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी अमेरिका ने उसको स्वीकार कर लिया। बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो एक तो है रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत क्या है, अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है, और अगर कोई आवश्यकता हो तो भारत अमेरिका को वो से हथियार दे भी रहा है। और रक्षा के क्षेत्र में दोनों के बीच में तालमेल बढ़ा हुआ, क्योंकि अमेरिकी हथियारों को भारत को आवश्यकता रहती है। द्विपक्षीय संवाद, लगातार भारत की सरकारें और अमेरिका की संवादकारें द्विपक्षीय संवाद करती हैं। वर्तमान में एक दूसरे देश के नेता एक दूसरे देश का दौरा करते हैं, जिससे भी संबंधों में सुधार हो रहा है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास, भारत और अमेरिका साथ में सैन्य अभ्यास करते हैं और एक दूसरे, जिससे भी दोनों देशों के मध्य सुधार हो रहा है। रक्षा खरीद, हम क्या कर रहे हैं, रक्षा खरीद भी उनसे कर रहे हैं। हमारे जो हथियारों की आवश्यकता होती है, अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते हैं, जिससे उनको भी पैसा मिलता है, उससे जो है हो रहा है। चीन का उदय, भारत और अमेरिका को करीब लाने वाला कोई व्यक्ति है, कोई देश है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना जितना बड़ा सरदर्द भारत के लिए है, उतना ही बड़ा सरदर्द अमेरिका के लिए भी है। इस वजह से चाइना को लेकर के भारत और अमेरिका जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। आर्थिक हित, दोनों देशों के आर्थिक हित भी क्या है, आपस में जुड़े हुए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर हमारी जो है व्यापारिक संभावनाएं हैं। प्रवासी भारतीयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अमेरिका भारत के साथ में कोई
हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन कौन से भारत अमेरिका के मध्य? तो आतंकवाद निरोध में सहयोग, आतंकवाद का विरोध करने में भारत और दोनों में सहयोग है। द्विपक्षीय साझेदारी के स्तंभों में से एक है जिसमें आतंकवाद निरोध पर भारत अमेरिका संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से सूचना आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, परिचालन सहयोग और नियमित बातचीत शामिल है। एक तो क्या है, आतंकवाद के मामले में भारत और अमेरिका दोनों समान कार्य कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने आगे कर ली है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ और 2022 में ISA समझौते की पुष्टि की। संयुक्त राज्य अमेरिका आपदा राहत बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI का भी सदस्य है। भारत जलवायु कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ अमेरिकी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित प्रमुख अर्थव्यवस्था के मंच में भाग लेता है। भारत और अमेरिका के बीच पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का एक लंबा इतिहास है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का USA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA के साथ मजबूत नागरिक अंतरिक्ष सहयोग है। दोनों संगठन अन्य बातों के अलावा मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग के जो दूसरे क्षेत्र हैं वो भी यह हैं, इन सब बातों को। तो जो जितनी भी PPT आपको बताई गई है, आपको इनको पढ़ना, इनके नोट्स बनाना, ये जो क्लास है वो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। कल नई 5वीं इकाई के साथ में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।